हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा बाबा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पे अपने इस फ्री यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा रहे हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जैसे कि आरआरबी, डीएसएसबी वगैरह की प्रिपरेशन के लिए। एंड इसके अलावा जीपेट नाइपर की भी प्रिपरेशन अपन यहाँ पे करा रहे हैं। तो इससे पहले अभी अपन ने एंटीबायोटिक्स के ऊपर सीरीज स्टार्ट की है और कुछ वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने बीटा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को कवर किया है। इसके अलावा अमीनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा कवर हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने कई छोटे छोटे ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाली है, जैसे कि कौन कौन सी ड्रग है जीरो ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करती है, कौन सी ड्रग्स हैं जो ओटोटॉक्सिसिटी को फॉलो कर मतलब कॉज करती हैं, है ना। तो ये सब आपको एक ही वीडियो में, एक छोटे वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आप कवर कर सकते हैं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सल्फोनामाइड्स को। तो चलिए सल्फोनामाइड्स को डिस्कस करते हैं। सल्फोनामाइड्स के बारे में जब अगर अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो बेसिक सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो होती है कि इसका जो जेनरिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सल्फोनामाइड्स तो ये है सल्फोनामाइड्स का जेनरिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, नंबरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, क्योंकि ये अमाइड ग्रुप है। सल्फोनामाइड्स है एक तरीके से अमाइड है जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, एक्चुअली सल्फोनिल ग्रुप के साथ अमीनो ग्रुप का एक क्या है, अमाइड बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देते हुए अपन 1 2 3 एंड 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे। तो जो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ये वाला जो अपना अमीनो ग्रुप है या फिर कह सकते हैं सल्फोनामाइड वाला जो नाइट्रोजन ग्रुप है, नाइट्रोजन एटम है, इससे जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं वो किसके लिए, एब्जॉर्प्शन जो होगी ड्रग की उसके लिए, एब्जॉर्प्शन 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 ऑफ ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और जो फोर्थ पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है ये एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो जो आर और आर डैश हैं ये इससे डिपेंड करता है कि अलग अलग टाइप के सल्फोनामाइड्स की जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई हैं या बनाई गई हैं वो इन आर ग्रुप्स को चेंज करके अपन देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो मेन सल्फोनामाइड नाम पड़ा है वो इस अमाइड लिंकेज की वजह से पड़ा हुआ है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये सल्फोनामाइड्स जो हैं ये इनको बहुत ही इंटेंशनली डिस्कवर किया गया था। ये एक्चुअली जो फर्स्ट ड्रग थी वो एक डाई थी, प्रोंटोसिल रेड जिसको कहा जाता है। तो प्रोंटोसिल रेड जो डाई थी, प्रोंटोसिल रेड, ये एक क्या थी, डाई थी। ये डाई के अंदर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देखा गया था, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देखा गया था। और इसको ऑब्जर्व किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम था डोमेक। डोमेक इन्होंने इन्होंने देखा था कि जो प्रोंटोसिल रेड है ये एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो कर रहा है। और इसके एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, सल्फानिलामाइड। ये रिस्पॉन्सिबल था प्रोंटोसिल रेड की एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के लिए। तो सल्फोनामाइड्स के बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर अपन देखते हैं कि इनके क्लासिफिकेशंस क्या हैं। और फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि क्या क्या इनके मतलब कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरीके से ये अपना इफेक्ट शो करते हैं, किस तरीके से ये अपने एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट को दिखाते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को पता होनी चाहिए। तो देखिए जो सल्फोनामाइड्स हैं इनमें क्लासिफिकेशन जो होता है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे अपन इनको बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फिर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली। तो देखिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली ड्रग्स हैं उनको जिस तरीके से अपन यहाँ पे लिखेंगे, आप अगर उसी तरीके से अपनी नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी जाएगा याद करने के लिए।
तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में सबसे पहले आती है सल्फर डायाजीन। तो सल्फर डायाजीन है, फिर सेकंड में आती है सल्फा मिथॉक्साजोल। सल्फा डॉक्सिन। तो देखिए, अब इसके लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी पड़ेगी। देखिए, इसमें हो सकता है कि ये जो स्टोरी है उसमें कुछ ऐसे नाम होंगे जो किसी के नाम से रिसेंबल करते हैं, बट ये जो ट्रिक्स हैं ये सिर्फ आपको, या निमोनिक्स है वो सिर्फ आपको ड्रग्स को याद कराने के लिए बनाई जाती हैं या फिर अपन बनाते हैं। ये किसी को भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा नहीं करते हैं, है ना। उनका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, एक लड़की थी जिसका नाम था दिया। तो उसकी हाइट कैसी थी? शॉर्ट थी। ये याद रखिएगा आप, शॉर्ट थी, है ना। शॉर्ट हाइट वाली एक लड़की थी जिसका नाम था दिया। तो दिया जो थी वो किस क्लास में थी? इंटर में थी। इंटर में उसका क्या था? इंटर में था झोल, उसका किसी के साथ झोल चल रहा था, है ना। झोल मतलब ऐसे फ्रेंडशिप काइंड ऑफ थिंग, है ना। और वो किसके साथ झोल था? एक लंबा सा बंदा था, लड़का था, जिसका नाम था डॉक्सी। और मतलब इंटर में झोल था, उसे लंबा लड़का जिसका नाम था डॉक्सी, उससे प्यार था, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं किसको? सल्फोनामाइड्स को, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए, शॉर्ट हर किसी के घर में दादाजी होते हैं। ज़्यादातर लोगों के दादाजी हैं, वो लोग काफ़ी लकी हैं जिनके दादाजी हैं घर पे अभी भी। तो उनको ऐसे याद करिए कि दादाजी जो थे, दाया जी, वो क्या थे? शॉर्ट थे, छोटी हाइट थी उनकी। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक ही मतलब एक ही क्लास ऑफ ड्रग्स को अपने खुद के निमोनिक्स बना के भी आप याद कर सकते हैं, बट ये एक छोटी सी हम लोग की तरफ से पहल है कि आप इसको याद करने के लिए अपन थोड़ा इजी बना दें आपको याद करने के लिए। अब देखिए क्या है, ये हो गया शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे सल्फोनामाइड्स के क्लासिफिकेशन। अब देखिए कुछ स्पेशल पर्पस है। स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस ड्रग्स हैं या सल्फोनामाइड्स हैं, उनको याद रखने के लिए मेफेनाइड। जो मेफेनाइड है ये स्यूडोसल्फोनामाइड है। ये इसमें कुछ जो खास बात है वो अपन आपको आगे बताते हैं। फिर सल्फोनामाइड, फिर है सिल्वर सल्फा डायाजीन। सिल्वर सल्फर डायाजीन, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बर्न ड्रेसिंग में, यानी जो बर्न पेशेंट होते हैं उनकी ड्रेसिंग के लिए सिल्वर सल्फर डायाजीन का यूज़ किया जाता है। फिर सल्फा सालाजीन, इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फिर सल्फा सिटामाइड, है ना। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं कई बार, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर अपन कुछ कुछ खास बातें रहेंगी जो इसको अपन आपको आगे बताते हैं सल्फोनामाइड्स के बारे में। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो हमने ट्रिक बताई है उसको आप बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपको याद करने में इजी पड़े। देखिए, जो सल्फासीटामाइड है, इसमें आई इन्फेक्शंस में काफ़ी यूज़ होता है इसका, है ना। तो वो उसको अपन देख लेते हैं। सल्फासालाजिन जो अपन बता रहे हैं, इसका दो जगह पे यूज़ होता है। देखिए, एक तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यूज़ होता है, दूसरा रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज़ होता है। अब
यहाँ पे जो इंटर अपन ने अभी तक क्लासिफिकेशन देखा है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, इनका कैसे यूज होती है। चलिए अब हम सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि किस तरीके से सल्फोनामाइड्स काम करती हैं। देखिए जो सल्फोनामाइड्स होती हैं ये क्या करती हैं, फोलेट या फिर फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। किसमें, बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया वो खुद से अपना फोलिक एसिड बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, बट इट इज़ नॉट, द ड्रग इज़ नॉट इफेक्टिव इन ह्यूमंस बिकॉज हम अपना फोलिक एसिड खुद ना बना के हम क्या करते हैं, हम अपना फॉलिक एसिड अपनी डाइट से पाते हैं। इसलिए जो ह्यूमंस में होता है कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इनके सल्फोनामाइड्स के ऐसा नहीं होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हैं बट अपन उनको बताते चलेंगे कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि फोलेट जितने भी फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स हैं वो सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। क्योंकि जो देखेंगे आप, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं उनमें फॉलिक एसिड एंड आयरन, खासकर फॉलिक एसिड जो स्पेशली जब से प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तभी से फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स आइडियली स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फॉलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फीमेल्स में। इसलिए जितने भी फोलेट की सिंथेसिस या फॉलिक एसिड को अफेक्ट करने वाली ड्रग्स है वो सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में, इसलिए सल्फोनामाइड्स भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। पर ये सब को छोड़ के अपन सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो बैक्टीरिया होता है वो टेरिडीन, पाबा एंड ग्लूटामिक एसिड से फॉलिक एसिड बनाता है, फॉलिक एसिड बनाता है ना, जिसको क्या कह सकते हैं, डाई हाइड्रोफोलेट, है ना। तो देखिए इसमें एंजाइम का नाम रहता है फोलेट सिंथेस। फिर फॉलिक एसिड जो होता है डाई हाइड्रोफोलेट होता है, इसको रिड्यूस फर्दर रिडक्शन होता है और इसको कन्वर्ट कर देते हैं टेट्रा हाइड्रोफोलेट में। with the help of enzyme डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, है ना, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब देखिए यहाँ पे जब अपन ने ये पूरा मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया है तो अपने को कुछ चीज़ें यहीं पे समझ लेनी है कि देखिए जो सल्फोनामाइड्स होती हैं वो फोलेट सिंथेस को इनहिबिट करती हैं। सल्फोनामाइड्स फोलेट सिंथेस को इनहिबिट करती हैं और जो इन्हीं के साथ में अपना जनरली जो अपनी सल्फोनामाइड्स होती हैं उनको देखिए, इसका नाम किससे हो रहा है स्टार्ट, एस से। तो इनको याद करने के लिए आप देख लीजिएगा कि ये क्या होती हैं, स्टैटिक, यानी बैक्टीरियोस्टैटिक इनका वो प्रॉपर्टी शो करती है ना। ये इनका साइडल एक्शन नहीं होता है, बट अपन इनको विथ कॉम्बिनेशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स के साथ देते हैं, जैसे कि ट्राइमिथोप्रिम हो गया या फिर पायरीमिथामीन हो गया, है ना। तो इनको याद रखिएगा आप, क्योंकि ये जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स के साथ अपन देते हैं जैसे ट्राइमिथोप्रिम, है ना। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है सल्फोनामाइड्स का और ट्राइमिथोप्रिम का, इनका एक्शन कैसा होता है, साइडल एक्शन होता है। साइडल यानी ये बैक्टीरियल सेल को लाइसिस करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, ना कि उनके रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ को रोकने के बजाय। जो सल्फोनामाइड्स स्टैटिक नेचर, स्टैटिक मतलब वो सिर्फ उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर रहे हैं। बट जो कॉम्बिनेशन होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड सल्फोनामाइड्स का, मतलब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स एंड सल्फोनामाइड्स का, उनका कैसा एक्शन होता है, वो साइडल एक्शन होता है, यानी बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करते हैं। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स एंड
सल्फोनामाइड्स ये एक फिक्स्ड रेशियो में यूज की जाती है ना। जो फिक्स्ड रेशियो होता है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए जो सल्फोनामाइड्स हैं इनको 5 एंड जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स होती हैं इनको 5:1 के रेशियो में यूज किया जाता है। और इन प्लाज्मा ये कंसंट्रेट होते हैं 20:1 के रेशियो में, है ना। तो चलिए उसको अपन आगे मेंशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में भी डिस्कस करने ला चाहूँगा। फार्मेकोकाइनेटिक्स देखिए जो सल्फोनामाइड्स हैं ये क्या करती हैं, इनका जो मतलब कहा जा सके मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, जो ये फोर्थ पोजीशन है यहाँ पे, ये फोर्थ पोजीशन पे एसिटाइलेशन हो जाता है। ये फोर्थ पोजीशन पे एसिटाइलेशन होता है ना। तो जो एसिटाइलेटेड फॉर्म होती है सल्फोनामाइड्स की वो कैसी होती है, ये मतलब काइंड ऑफ इनको कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल होती है, काइंड ऑफ इनसॉल्युबल है ना। तो ये क्या करते हैं, इनका डिपोजिशन होने लगता है और ये क्रिस्टल यूरिया कॉज करती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। फोर्थ पोजीशन पे जो अमीनो ग्रुप होता है वहां पे एसिटाइलेशन होता है और ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं और वो क्रिस्टल यूरिया की प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अब देखिए जो एसिटाइलेशन के थ्रू जो ड्रग्स का मतलब वो होता है, कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती हैं, उनको अपन फर्दर एक शॉर्ट वीडियो बताएंगे जो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा कि कौन कौन सी ड्रग हैं जो किस किस पर्टिकुलर मेथड से उनका क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना। तो छोटे छोटे शॉर्ट्स या फिर अपन बनाएंगे या छोटे वीडियोस बना बना के अपन आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको उनको एक ही जगह पे काफ़ी सारी ड्रग्स को याद कर पाएँ। ऐसा पर्टिकुलर पर्टिकुलर ड्रग्स को याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाएगा, बट फिर भी अभी के लिए याद रखिए कि सल्फोनामाइड्स का फोर्थ पोजीशन पे एसिटाइलेशन होता है और वो क्रिस्टल यूरिया की प्रॉब्लम कॉज करते हैं, है ना। तो अब देखिए सल्फोनामाइड्स में सबसे ज़्यादा फेमस जो ड्रग है, कॉम्बिनेशन जो है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स का और सल्फोनामाइड्स का जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कोट्राइमोक्साजोल, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड वाइडली देखिए अपन ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट एक जस्ट जो मोस्ट फेमस नाम आप लोगों ने सुना होगा सेप्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, वो कोट्राइमोक्साजोल ही है ना। तो वो उसका फॉर्मूला कोट्राइमोक्साजोल ही रहता है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस जो मोस्ट फेमस ड्रग्स हैं पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी ड्रग्स आएंगी वो अपन जो मार्केट में वाइडली यूज होती हैं वो अपन को बताते हुए चलेंगे आप लोगों को, ताकि मार्केट में जब आप एनकाउंटर करें उन ड्रग्स को तो आपको इजी जाए। तो देखिए सल्फा मिथॉक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम, है ना, ये कॉम्बिनेशन को कोट्राइमोक्साजोल बोला जाता है। अब इसके बारे में सबसे स्पेशल चीज जो है वो आपको याद रखने के लिए, पहली चीज तो ये साइडल एक्शन शो करते हैं, है ना। अब देखिए ये जो ड्रग्स हैं सल्फा मिथॉक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, इनको पर्टिकुलर उसमें यूज किया जाता है रेशियो में, वो है 5:1 का रेशियो,
है ना, जो इनके डोसेज फॉर्म होती है एफडीसी, जिनको फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, वो क्या होती हैं, 5:1 का रेशियो होता है। 5 किसका रहेगा, 1 किसका रहेगा, तो इसको याद करने के लिए देखिएगा टी जो होता है वो 1 की तरह दिख रहा है, तो ये 1 होता है जो ये इसलिए मैंने इसको ऐसा सल्फा मिथॉक्साजोल को इस तरीके से लिखा था कि इसको याद रखिएगा आप कि जो एस है ये 5 से रिसेंबल हो रहा है, तो 5:1 के रेशियो में यूज होता है ना। अब देखिए ये एक क्वेश्चन हो गया कि एफडीसी जो फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस होती हैं वो किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, बट जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन ड्रग्स का इंपॉर्टेंट होता है अपना एक्शन शो करने के लिए, वो 20:1 का होता है। तो प्लाज्मा में ये कौन सा कंसंट्रेशन अचीव करती हैं, ये अचीव करती हैं 20:1 का रेशियो, इसको याद रखिएगा, है ना। तो ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कोट्राइमोक्साजोल, अब देखिए इनमें एक और ड्रग आ जाती है, मतलब वो भी काफी फेमस है, कोट्राइमोक्साजोल जो कॉम्बिनेशन है उसी की तरह, उसका नाम है कोट्राइमाजीन, कोट्राइमाजीन, है ना। देखिए इसमें ट्रिम से मतलब जाता है ट्राइमेथोप्रिम से, और ऑक्साजोल कहाँ से आया है, सल्फा मिथॉक्साजोल से आया है ना, इसको याद रखिएगा। फिर ये कोट्राइ, इसमें भी ट्रिम जो है वो ट्राइमेथोप्रिम ही है, बट जो जीन आया है वो सल्फा डाया जीन से आया है ना। तो ये क्या हो गई, कुछ फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस हो गई जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है और इनका यूज़ होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो सल्फा डायाजीन है और पायरीमीथामीन है ना, तो उनका कॉम्बिनेशन किस में यूज़ होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज़ होता है। एंड जो सल्फा डॉक्सिन है एंड पायरीमिथामीन है, उनका कॉम्बिनेशन मलेरिया में यूज़ होता है। तो जो गवर्नमेंट सप्लाई में कुछ किट्स आती हैं आर्टोसिनेट के साथ, इनका कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें ट्राई पायरीमिथामीन एंड दिस सल्फाडॉक्सिन, इनके फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं, और वो अलग अलग ग्रुप, एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग वेराइटीज़ में अवेलेबल होती है मार्केट में, तो उसको भी अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। पायरीमिथामीन, तो देखिए ये पायरीमिथामीन एंड पायरीमिथामीन, है ना। तो देखिए सल्फा डॉक्सिन एंड सल्फा डायाजीन, इनका यूज किया जाता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, एंड इनका यूज किया जाता है मलेरिया में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये हो गया, फिर ये कॉम्बिनेशन, ये रेशियो फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन का, प्लाज्मा रेशियो एंड कोट्राइमाजीन, कोट्राइमोक्साजोल, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको जो स्टार मार्क पोर्शन है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, कुछ वो बता देता हूँ मैं जो काफ़ी कंसेंट्रे, मतलब जो स्ट्रेंथ होती हैं, जिन स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज होती है वो 480 में 400 जो होता है, 400:80 ये स्ट्रेंथ होती है ना। तो 8×5 = 40, तो 8×5 = 40, तो 1 रेशियो किसका हो गया, 80 बिलोंग्स टू 1,
ये किसका कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ हो गया, ये हो गया ट्राइमेथोप्रिम का। और ये जो 400 हो गया ये किसका स्ट्रेंथ है, ये सल्फा मेथॉक्साजोल का हो गया। इसी का एक डबल स्ट्रेंथ आता है जिसमें 800 प्लस 160 होता है। इसको काफ़ी ज़्यादा यूटीआई के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो ये अपनी कोट्राइमाजीन कोट्राइमोक्साजोल जो है इसका वाइडली यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसका यूजेस भी यहीं पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। यूजेस वैसे आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे ही, बट ये काफ़ी फेमस है इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इनका यूज़ यूटीआई पे किया जाता है, फिर न्यूमोनिया में भी किया जाता है ना। इसके अलावा जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे भी किया जाता है, टाइफॉइड फीवर के लिए किया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई जहाँ पे कोट्राइमोक्साजोल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ना। तो इनको आपको याद करके रखना है। इसके बाद अपन देखते हैं कि और भी जो अपन ने बहुत सारी वो पढ़ी सल्फोनामाइड्स पढ़ी, तो उनके कहाँ कहाँ पे यूजेस आते हैं, और फिर अपन एक बहुत अच्छी निमोनिक्स वाली ट्रिक्स के साथ इनके साइड इफ़ेक्ट को एक ही जगह पे देख लेंगे, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब अपन देख लेते हैं यूजेस, कौन सी सल्फोनामाइड्स का कहाँ पे स्पेशल यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेफेनाइट के बारे में, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं अपन सल्फा सीटामाइड के बारे में, देन आफ्टर दिस सल्फा सिल्वर सल्फा डायाजीन का देख लेते हैं, एंड आफ्टर दिस सल्फा सालाजीन का देख लेते हैं। ये सारी स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स हैं जिनका अपन ने क्लासिफिकेशंस में देखा था। देखिए जो मेफेनाइड होती है ये स्यूडो सल्फोनामाइड होती है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करती है। फिर इसके अलावा देखिए सल्फोनामाइड्स के बारे में एक खास बात आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये फॉलिक एसिड को के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जो मैग्नीशियम ऑफ एक्शन में अपन ने बताया था। ये क्या करते हैं, जो पाबा होती है ना, जो टेरिडीन प्लस पाबा प्लस ग्लूटामिक एसिड है ना, तो यहाँ पे ये फिट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पाबा को रिप्लेस कर देते हैं। सल्फोनामाइड्स ये क्या करेंगे, रिप्लेस करते हैं पाबा को, और उसकी जगह पे खुद आके अटैच हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं किसके साथ, फोलेट सिंथेस के साथ, फोलेट सिंथेस के साथ। तो इसलिए ये जो एंजाइम होता है वो इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि उसको दोबारा यूज करने के काबिल नहीं रह जाता है वो, है ना। या फिर जो ये सल्फोनामाइड्स पाबा की जगह पे खुद लग रही हैं, तो जो फॉलिक एसिड डेरिवेटिव बनेगा वो नॉट यूज्ड, मतलब बैक्टीरिया में यूज नहीं हो पाएगा, है ना। बट देखिए जो ये पाबा है, ये पाबा क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन है ना, तो ये पाबा जो होती है ये पस, जो इन्फेक्शंस होते हैं जहाँ पे पस होता है वहाँ पे ये पाबा का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए जो सल्फोनामाइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, इन इफेक्टिव इन पस, यानी पस वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे सल्फोनामाइड्स क्या होती हैं, इनइफेक्टिव होती हैं। बट इसी में खास कौन है, मेफेनाइड। मेफेनाइड इज इफेक्टिव इन पस, या फिर मतलब पस वाले जो इन्फेक्शंस हैं वहाँ पे मेफेनाइड इफेक्टिव होती है।
वहाँ पे भी वो अपने एक्शन को शो कर पाती है ना। तो इसलिए इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे अपन स्टार मार्क बना के याद रख लीजिए, क्योंकि जो मेफेनाइड है ये थोड़ी यूनिक है, ये स्टीडोसल्फोनामाइड है, प्लस ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को भी इनहिबिट कर रही है। उसके अलावा जो बाकी सल्फोनामाइड से अलग ये पस वाले इन्फेक्शंस में, ऐसे इन्फेक्शन जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रही है उसमें भी ये इफेक्टिव होती है। अब देखिए, थोड़ी सी मेरी तबीयत इस समय सही नहीं चल रही है, इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ये हो गई सारी बातें किसके बारे में, मेफेनाइट के बारे में। अब देखिए सल्फासीटामाइड। अब सल्फासीटामाइड का यूज किस में होता है, ऑक्यूलर इन्फेक्शंस में, ऑक्यूलर इन्फेक्शन। तो इसको याद करने के लिए आप देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली अपन ने सल्फासीटामाइड, तो देखिए एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। अब देखिए यहाँ पे मैं किसी को ऐसा पर्टिकुलरली किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये याद करने के लिए रहेगा कि एक लड़की थी सीता जिसकी आंख में इन्फेक्शन हो गया था, इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, है ना। तो सीता की आंख में इन्फेक्शन था, सल्फासीटामाइड का यूज ऑक्यूलर इन्फेक्शंस में होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए जो सिल्वर सल्फर डायजीन है, इसका यूज कहाँ होता है, बर्न ड्रेसिंग में यूज होता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा फंगल केराटो माइकोसिस में भी यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज तो इसका बर्न ड्रेसिंग में होता है, जो जले हुए पेशेंट होते हैं उसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग जो अपन कह सकते हैं वो होती है सिल्वर सल्फर डायजीन। ये काफ़ी ज़्यादा ऑइंटमेंट फॉर्म में यूज होती है उनकी ड्रेसिंग करने के लिए, क्योंकि जो बर्न बर्न केसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, है ना। तो बर्न ड्रेसिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और फंगल किरेटोमाइकोसिस में भी यूज़ होती है। इसके अलावा सल्फर सालाजिन, जो सल्फा सालाजिन में क्या है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इसके अलावा इसका यूज़ रोमेटाइड आर्थराइटिस आरए में भी यूज़ होता है इसका, है ना। तो ये कुछ यूजेस हो गए। इसके अलावा इससे पहले मैंने बताया है आपको कि सल्फर डायाजिन प्लस पायरेमिथामिन का यूज टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होता है, एंड सल्फर डॉक्सिन प्लस पायरेमिथामिन का यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है ना। तो वहाँ पे भी उनको भी आप अच्छे से नोट्स बना के याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है। अब इसके बाद अपन इनके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, और यूटीआई में इसके अलावा निमोनिया एक्सेट्रा में तो यूज़ होती ही हैं, वो भी अपन ने मेंशन कर दिया है। अब देखिए साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। साइड इफेक्ट्स को याद करने के लिए आप ट्रिक याद रखिए, ABC रैश। देखिए ए से आपको याद रखना है, मतलब ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जा रही हैं। सबसे पहले तो इनका एसिटाइलेशन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, मेटाबॉलिज्म बाय एसिटाइलेशन। कहाँ पे, 4th पोजीशन पे, जो अमीनो ग्रुप है वहाँ पे, है ना। फिर ये क्या करते हैं, बिलीरुबिन को डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए ये फीटस में कार्निक टेरस कॉज करते हैं, कार्निक टेरस, है ना, कार्निक टेरस। तो फीटस में ये कार्निक टेरस कॉज करते हैं और ये बिलीरुबिन का डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। फिर सी से याद रखिए कि ये क्रिस्टल यूरिया कॉज करते हैं। आर ए से याद करिएगा कि ये रैश यानी कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सारी ही जो पॉइंट है ये अपन ने काफ़ी सिंप्लीफाइड बना दिया आपके लिए ABC रैश ट्रिक से, बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, खासकर ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में
आपको याद रखना है ना। फिर देखिए ये क्या करती हैं, इसके अलावा ये हीमोलिसिस कॉज करते हैं, जो G6PD जो डेफिशिएंसी वाले पेशेंट होते हैं, इसमें वो हीमोलिटिक अनीमिया कॉज करती हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि ये हीमोलिटिक अनीमिया कॉज करती है। अब देखिए एस से मैंने आपको बताया था कि ये एसिटाइलेशन करती हैं 4th पोजीशन पे। तो इससे याद रखिएगा कि सिप एक ट्रिक है, सिप इसमें जितनी भी ड्रग्स आती हैं उसमें सारी का एसिटाइलेशन के थ्रू ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। और ये क्या करती हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस कॉज करती है ना। तो एसएलई जो सिंड्रोम है, एसएलई वो कॉज करती हैं सारी एसिटाइलेशन करने वाली ड्रग्स जिनका मतलब मेटाबॉलिज्म एसिटाइलेशन के थ्रू होता है, तो उनको आप याद रखिएगा, है ना। फिर एसएलई जो अपनी सल्फोनामाइड्स होती हैं वो भी एसएलई कॉज करती हैं। तो ये सारी जो निमोनिक्स के थ्रू आप इनके सारे साइड इफेक्ट्स को एक ही जगह पे याद रख सकते हैं, है ना। ए बी सी रेस, ए से एसिटाइलेशन एट 4th पोजीशन के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होता है। बी से बिलीरोबिन का डिस्प्लेसमेंट करती है, कार्निक टेरेस कॉज करती हैं, है ना। फिर सी से क्रिस्टल यूरिया कॉज करती हैं। फिर आर ए से याद रखिए कि रैश कॉज करती हैं, रैश लाइक जो स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम होता है उसमें वाइड स्प्रेड पूरी स्किन जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस पर काफ़ी अजीब से इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यानी मतलब इन्फेक्शन नहीं, काफ़ी अजीब सा सिंड्रोम हो जाता है ना। रैश लाइक चीज़ें होती हैं, पस एटसेट्रा, तो उसमें स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती हैं। इसके अलावा एसली सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस कॉज करती हैं। इसके अलावा एच फॉर हीमोलिसिस एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया इन G6PD डिफिशिएंट पेशेंट। तो इसको आप ट्रिक्स को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए। देखिए अब इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये अपने फ्रेंड्स के साथ इन सारी हमारे लेक्चर्स को शेयर करना है और उनको बताना है कि फार्मा बाबा पे फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स लाइक फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, एवरी थिंग अबाउट द फार्मेसी एंड नॉन टेक विल ऑल्सो बी कवर्ड, है ना। तो वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू फार्मासिस्ट एंड जीपैड एंड नाइपर प्रिपरेशंस। तो आप सबको बताइए। और इसके अलावा अपन क्या एक जल्दी एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज लाने वाले हैं, जहाँ पे जो आपकी ड्रीम जॉब होती है या फिर ड्रीम डेस्टिनेशन आपकी लाइफ में जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, लाइक जीपेट नाइपर, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई फार्मासिस्ट बनना चाह रहा है या फिर कोई ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाह रहा है, तो अपन वो सारी पोजीशन पे जो लोग पहुँच चुके हैं उनका कैसा सफ़र रहा है उनके इंटरव्यू को पोस्ट करेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन कमेंट्स। वी विल जो आपके क्वेश्चंस है वी विल आस्क देम, वी विल आस्क दैट क्वेश्चंस टू आवर गेस्ट्स, है ना। तो उनको आप देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस सीरीज़ के बारे में। तो स्टे कनेक्टेड विद फार्मा बाबा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।